Hello my dear children, welcome to class 7 science chapter number 3 fiber to fabric. So let's begin the chapter. First see the warm up children. You might have observed many different types of clothes around you. The different clothes in your shelves are made up of different types of fibers which differ in texture and heaviness. Some are smooth to touch while others are rough. Similarly, some are heavy and others are light. Each type of fiber has its own origin. The different types of fibers have been classified as natural and synthetic or man-made. The natural fibers have been further classified as fibers of plants and animal origin. As you had aware of different clothes material, so answer the following questions orally before you proceed the chapter. Do all the fabrics have same type of fibers? आप बताओ क्या आपके जितने भी आप कपड़े यूज करते हो उनका फाइबर सबका सेम होता है? नहीं. What type of clothes do you want to wear? आपको कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं पहनने के लिए? What type of clothes are comfortable in summers? तो summers में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम प्रेफर करते हैं कॉटन क्लोथ्स पहनना या वार्म वुलन क्लोथ्स पहनते हो समर्स में, उसमें तो हमें बहुत गर्मी लगेगी, इसीलिए हम कैसे क्लोथ्स प्रेफर करते हैं? हम सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं समर्स में. What type of clothes are comfortable in winters? तो विंटर्स में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ऐसे जो हमें गर्म रख सके, लाइक वुलन क्लोथ्स. तो हम विंटर्स में वुलन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं. सो चिल्ड्रन, ये जो क्लोथ्स हैं ये किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. These fibers can be classified as natural fibers or man-made fiber. अगर हम नेचुरल फाइबर की ही बात करें तो नेचुरल फाइबर भी दो तरह से होते हैं. एक होता है नेचुरल फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एक होते हैं वन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. तो इनको हम प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. Natural fibers are further of two types, plant fibers and animal fibers. The fibers obtained from plants are called plant fibers, while those obtained from animals are called animal fibers. Fibers को हम फैक्ट्रीज में भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसीलिए फिर हम उन्हें बोलेंगे man-made fibers या फिर synthetic fibers. Fibers obtained from animals. तो apart from plant fiber, we also obtain fiber from animals. तो ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जिन्हें हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं? वो है वूल. वूल आप किससे ले सकते हो? आप शीप से वूल ले सकते हो, गोट से ले सकते हो, याक से ले सकते हो. इवन कैमल ऑल्सो यील्ड वूल. और सिल्क. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म. वूल. Wool is an animal fiber which is obtained from the hair of some animals. It is mainly obtained from sheep. तो वूल क्या होती है बच्चों? वूल इज एक्चुअली हेयर्स. अगर हम हेयर्स की बात करें तो हेयर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी की हीट को, अगर हमारी बॉडी के ऊपर भी आप देखो जहाँ पे आपके बाल होते हैं वहाँ पर आपको वार्मथ रहती है. इसका ये क्यों होता है? क्योंकि ये अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं. एंड एयर बीइंग बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो आपकी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देती है, इसीलिए ये हमें वार्मथ प्रोवाइड करते हैं. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. रियरिंग ऑफ शीप मीन्स लुकिंग आफ्टर शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फीड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. तो जितना हम शीप की केयर करेंगे, जितना हम उसको हेल्दी फूड प्रोवाइड करेंगे, उतना अच्छा उसकी बॉडी पे वूल की यील्ड आएगी. द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप इज कॉल्ड अ शेपर्ड. तो ये आपको पता ही है कि जो शीप्स को रेयर करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको हम बोलते हैं शेपर्ड. शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर्स टू ईट ग्रास एंड लीव्स. सो शेपर्ड्स टेक द हर्ड्स ऑफ शीप टू ओपन ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग. तो शीप क्या है? एक्चुअली शीप्स आर हर्बीवोर्स, तो दे लव टू ईट द ग्रास. इसीलिए जो शेपर्ड्स होते हैं वो उन्हें बड़े बड़े ओपन ग्रास लैंड्स में लेके जाते हैं ताकि वो वहाँ पे फूड को ग्रेज कर सके. तो क्या सिर्फ ग्रास खाना ही बहुत होगा उनके लिए टू हैव अ गुड यील्ड ऑफ वूल? नहीं, उनको अच्छी डाइट देनी होगी. तो उसके लिए शेपर्ड उनको मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स भी फीड करते हैं. इन विंटर्स शीप्स आर केप्ट इंडोर. उनको विंटर्स में अंदर ही रखा जाता है
और उनको फीड किया जाता है लीव्स पे, ग्रीन्स पे एंड ड्राई फॉडर पे। In the case of animals, breeding is done, obtain animals with desired characteristics. The two individual of desired characteristics can be selected as parents. तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि हम एनिमल्स का क्रॉस करा लें, मतलब क्रॉसिंग में हम उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, तो हम ऐसे एनिमल्स, दो एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बहुत डिजायरेबल होते हैं। हम ऐसा ही मेल शीप को सिलेक्ट करते हैं और ऐसी ही फीमेल शीप को लेते हैं जिसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं वो हैं। फिर हम उन दोनों को ब्रीड कराते हैं, तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उनके अंदर जो वूल की क्वालिटी है या डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हम चाहते थे वो उनके अंदर फिर मौजूद होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग। In case of animals, breeding is done to obtain animals with desired characteristics. The two individuals of desirable characters can be selected as parents. These are then crossed to obtain a new breed of animals having the desired characteristics of both the parents. This is called selective breeding. तो यहाँ पर हमने selective breeding कराई है animals की. With this process, certain high yield breeds of sheep can be raised. They have thick coat of hair on their body which yields good quality of wool in large quantity. तो हम क्या कर रहे हैं, हम commercially wool को और अच्छे से develop करा रहे हैं by the selective breeding of the two animals. The quality of the woolen hair obtained depends upon the breed of the sheep. तो जितनी अच्छी आपकी ब्रीड होगी, मतलब जितना अच्छा आपका शीप होगी, जितना आपने उसकी केयर करी होगी, उसको अच्छे से खाना खिलाया होगा, जितनी हेल्दी आपकी शीप होगी उतनी अच्छी ही वो वूल आपको प्रोवाइड करेगी। And the body parts from where it is obtained. The hair obtained from different body parts varies in quality such as fineness, length and strength. तो जो बाल, जो हेयर्स जो हम रिमूव करते हैं शोल्डर से या नेक रीजन ऑफ द शीप से रिमूव करते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है वो बाकी पार्ट्स की जगह से ज़्यादा सुप्रीम होती है। The hair obtained from the shoulders and sides are of better quality than those obtained from other body parts. Certain breeds of sheep have a thick coat of hair on their body which yields a good quality of wool. तो इनके नाम क्या क्या हैं? कुछ शीप्स के नाम हैं लोही। लोही गुड क्वालिटी ऑफ वूल यील्ड करती है एंड इट इज फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब। देन रामपुर, रामपुर का ब्राउन फ्लीस होता है एंड इज बुशेर, उत्तर प्रदेश में मिलेगी आपको ये, और हिमाचल प्रदेश में। देन नल्ली, नल्ली से हम बनाते हैं कारपेट वूल, ये हमें मिल जाती है राजस्थान, पंजाब एंड regions of Haryana. Then भाकरवाल, भाकरवाल is known for the woolen shawls. इनकी वूल से हम शॉल्स बनाते हैं and it is basically found in Jammu and Kashmir. मारवाड़ी, coarse wool मिलती है इससे हमें and it is found in Gujarat. Then पटोनवाड़ी, again it is used for hosiery and is found in Gujarat. वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स, तो सिर्फ शीप ही वूल हमें नहीं देती, यहाँ पे और भी एनिमल्स हैं जो हमें वूल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैश्मीर गोट। तो आपने नाम सुना होगा पश्मीना, पश्मीना की शॉल है मेरी मम्मी के पास, है ना। तो पश्मीना की शॉल कैसी होती है? बहुत वार्म होती है। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल विच वी गेट फ्रॉम कैश्मीर गोट। कहाँ मिलती है कैश्मीर गोट? ऑफ कोर्स सी बात है, हिली रीजन्स में मिलेगी जहाँ बहुत ठंड होती है, क्योंकि उसके वो बाल हैं जो उसको हीट, ठंड से प्रोटेक्ट कर रहे थे, और उन्हीं हेयर्स को रिमूव करके हमने शॉल्स बनाई हैं। सो इट इज फाउंड इन कश्मीर। पश्मीना वूल इज वोवन और निटेड इनटू फाइन पश्मीना शॉल्स एंड गारमेंट्स। तो ये पश्मीना वूल जो होती है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। देन इज अंगोरा गोट, अंगोरा गोट की से भी जो वूल मिलती है दैट इज नोन एज अंगोरा वूल, ये भी बहुत वार्म होती है, सॉफ्ट होती है एंड एक्सपेंसिव टू। अंगोरा वूल इज लॉन्ग सॉफ्ट वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। देन याक, याक की जो वूल होती है वो और सुप्रीम होती है और वार्म होती है एज कंपेयर टू गोट्स वूल। Yak wool is soft wool obtained from the yak found in Ladakh region। तो आप देखो लद्दाख में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इनके जो ये हेयर्स होते हैं ये इनको वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। तो सोचो ये कितने गर्म रहते होंगे एनिमल्स। इसी वजह से ये जो हम इससे फ्लीस ऑब्टेन्ड करते हैं
उससे जो हम शॉल्स बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हैं। Yak wool is used to make sweaters, blankets, coats and hats. It is much warmer than sheep wool. फिर आता है लामा एंड अल्पाका। तो लामा एंड अल्पाका, ये देख सकते हो आप, ये है अल्पाका। ये हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं और ये भी यील्ड करते हैं वूल को। देन इज कैमल। कैमल की बॉडी से भी फर को रिमूव किया जाता है एंड इट इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स, कोट्स एंड स्वेटर्स। The fur removed from the body of camel is also used as wool. Camel wool is extremely soft and fine. तो इससे भी जो wool obtain होती है वो बहुत ही soft होती है, fine होती है, और जिससे हम बना सकते हैं fabrics बनाते हैं, coats बनाते हैं, sweaters बनाते हैं and many more things. Do you know the wool marks that we see on the woolen clothes determine and decide the purity of woolen clothes? तो गवर्नमेंट जो सील लगा के बेचती है, इससे हमें पता चलता है कि जो वूल हम यूज कर रहे हैं वो प्योर है या नहीं है। इट इज प्लेस्ड बाय इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीज स्टेशन एट नॉर्थ यॉर्कशायर इन द यूनाइटेड किंगडम्स। The woolen clothes that are made from 100% wool bear the sign on them. नाउ प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल। भाई आपने हेयर्स, आपको पता है कि शीप की बॉडी पे हेयर है, गोट की बॉडी पे हेयर्स है, याक की बॉडी पे है एंड इवन कैमल की बॉडी पे है, लेकिन सबसे पहले हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजर। और आजकल इलेक्ट्रिकली ड्रिवन मशीन्स भी आती हैं, इलेक्ट्रिकली ड्रिवन रेजन्स आते हैं जिनकी सहायता से हम इनकी बॉडी से इस वूल को रिमूव कर सकते हैं, मीन्स उनके बॉडी के हेयर्स रिमूव कर सकते हैं। तो क्या ये उन्हें बहुत हार्म करता होगा एनिमल्स को? नहीं, एक्चुअली ये हेल्प करता है उनकी बॉडी से डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। आप भी तो अपना हेयर कट कराते हो, जब आपके बाल लंबे हो जाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, जाके अपना हेयर कट कराते हैं। सिमिलरली समझो ये एनिमल्स का हेयर कट है, उनकी बॉडी से हेयर्स को रिमूव किया जाता है ताकि डेड स्किन जो है वो भी रिमूव हो जाए। The fleece of sheep along with a thin layer of skin are peeled from the body of the sheep. It is done manually with a large razor or with an electrically driven shearing machine. तो इसी प्रोसेस को जिससे हम उनके बॉडी से हेयर्स को रिमूव करते हैं, this is called as shearing. Shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin of sheep is dead. Sheep are sheared of their wool in early summers. तो shearing कब की जाती है? ये early summers में की जाती है ताकि जब तक winters आए इनकी बॉडी पे वापस से बाल आ जाएं और वो hairs इन्हें protect करें from the extreme cold weather. Sheep are sheared of their wool in early summer so that they do not feel the heat. The hair of the sheep grow again before the onset of winters and protect them from the cold winter weather. After shearing, चिल्ड्रन आपने बॉडी से, शीप की बॉडी से, गोट की बॉडी से बाल तो रिमूव कर लिए, बट लेकिन ये जो बाल हैं इनके अंदर डर्ट होती है, डस्ट होती है, वेजिटेबल मैटर होता है, ग्रीस होती है ना, तो इसको हमें पहले रिमूव करना होता है, इसे हमें साफ करना होता है। सो वी वॉश देम विद वाटर एंड डिटर्जेंट एंड दिस वॉशिंग कैन बी डन विद हैंड्स और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। आजकल तो मशीन्स हैं बड़ी बड़ी जिसके अंदर हम ये काम करते हैं। सो दिस वॉशिंग ऑफ द फ्लीस टू रिमूव द अनवांटेड मटेरियल इज कॉल्ड एज स्कोरिंग। The fleece of sheep contains dust, dirt, sweat, vegetable matter, grease, etc. The fleece of sheep is thoroughly washed with soap and lots of water in a tank. The process of washing the fleece of sheep to remove dirt, dust, sweat, grease, etc. is called scoring. Nowadays, scoring is done by machines. अब scoring हो गई, आपने वूल को साफ कर लिया, उसके बाद आती है sorting. अब हमें क्या करना होता है, हमें वूल को सॉर्ट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस और द फाइननेस ऑफ द थ्रेड. The wool is separated or sorted into various categories depending upon its quality. The only fleece of long fine quality is sent to factories for further processing. जिस फ्लीस के अंदर लंबे लंबे धागे होते हैं उन्हें ही सिलेक्ट करके फैक्ट्रीज में आगे भेजा जाता है फैब्रिक बनने के लिए, और जो टूटे हुए धागे होते हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है और उन्हें वूल पैक्स कर लिया जाता है और सेपरेटली हम उनको बेचते हैं.
The process of separating the long fiber quality fleece from the remaining inferior quality of wool is called as sorting. फिर आती है कॉम्बिंग। अब क्या होता है, जब फैक्ट्रीज में आपने लॉन्ग फ्लीस भेज दी है तो वहां पर इसकी कॉम्बिंग की जाती है ताकि इसके अंदर अगर कोई टाइनी नॉट्स प्रेजेंट हैं तो वो रिमूव किए जा सकते हैं। आप भी तो अपने बालों में कोम्ब करते हो टू रिमूव द टैंगल्स। सिमिलरली ऐसे ही वूल के अंदर से भी टैंगल्स को रिमूव करने के लिए कोम्बिंग की जाती है। द फ्लीस इज कोम्ब टू रिमूव द बर्ड्स टाइनी नॉट्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्ड्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कोम्बिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड। जैसे आपके बाल भी स्ट्रेट हो जाते हैं आफ्टर कोम्बिंग, ऐसे ही फ्लीस भी स्ट्रेटेंड अप हो जाती है। इसके बाद जब आपने फाइबर्स को लंबे लंबे फाइबर्स बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम इनसे स्पिन करते हैं एंड इसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं। द स्ट्रेटेंड फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। द वुल यार्न इज देन यूज्ड टू knit woolen fabrics, sweaters, etc. The quality of wool is judged on the basis of thickness. कितना थिक थ्रेड है उसी के ऊपर डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ द वूल। लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, एंड द फाइननेस ऑफ द फैब्रिक। इसके बाद जो आपने यार्न बना लिया है उसको हम किसी भी कलर में, अपने फेवरेबल कलर में उसको हम डाई करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज dyeing. The natural fleece of the sheep is black, brown or white in color. The fibers obtained after combing is dyed in various colors. The process of straightening the dying fibers is called carding. तो आपने देखा होगा जब हमने इनको कलर कर लिया, मतलब जब हमने फाइबर को डाई कर लिया है उसको हम ऐसे सीधा सीधा लटका के रख देते हैं। So this is called as carding. Sometimes the worker of wool industry get infected by bacterium. भाई आपको पता है शीप की बॉडी पे वेजिटेबल मैटर हो सकता है, तो वहां पर बैक्टीरिया की भी ग्रोथ हो सकती है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये एक, इसे हम बोलते हैं एंथ्रैक्स, जो कि एक फेटल डिजीज कॉज कर देता है जो जितने भी ये लेबरर्स होते हैं, एंड उसको हम बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज। तो इट कैन कॉज सॉर्टर्स डिजीज इन द वर्कर्स ऑफ द वूल इंडस्ट्री। सिल्क, चिल्ड्रन, सिल्क जो था, सिल्क की डेवलपमेंट के बारे में सिर्फ चाइना को पता था बहुत टाइम तक। चाइना ने इसे एक सीक्रेट बना के रखा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये इसका सीक्रेट जो है वो जापानीज और इंडियंस के हाथ में लग गया, और फिर हमें भी आ गया बनाना कि हम सिल्क वर्म से सिल्क कैसे बना सकते हैं। The use of silk goes back to 3000 BC in China. The Chinese knew the method of producing silk fiber, and until 300 AD it was kept a secret. Later on, the process was made known to the Japanese and Indians. In India, the practice of rearing silkworm for silk strand started in Brahmaputra Valley of Assam. तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम में शुरू हुआ था। The wild silkworms in this region produce golden silk, which improves with aging, जो धीरे धीरे improve करता है। The fiber obtained is considered as the strongest natural fiber. तो ये बहुत ही ज़्यादा strong fiber होता है। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of silk moth. So, life cycle of silk moth, children, make it clear, this is not mouth, this is moth, MOTH, U नहीं आएगा इसमें। The silkworm life is divided into 5 stages. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एग्स ले करती है। तो ये एग्स जो हैं ये हैच करते हैं लावा में, जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर्स और सिंपली सिल्कवर्म्स। अब ये सिल्कवर्म जब लावा में हैच हो जाते हैं तो इनको हम बहुत सारी मलबरी लीव्स के ऊपर डाल देते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मलबरी लीव्स को खाने का काम करते हैं। ये दिन रात सिर्फ और सिर्फ मलबरी लीव्स को खाते हैं और मोटे होते जाते हैं। दे ग्रू इन साइज। नाउ दे बिकम एडल्ट सिल्क मॉथ विद इन 3 to 4 weeks. दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। अब क्या होता है कि जब ये कैटरपिलर बहुत ज्यादा अमाउंट में मलबरी लीव्स खा लेते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्यूपा में। प्यूपा इज अ इनएक्टिव स्टेज। अब प्यूपा से डेवलपमेंट होना है सिल्क मॉथ का। तो प्यूपा क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक अपनी सलाइवा से थ्रेड बुनता है, और इन द फॉर्म ऑफ 8 ये अपने चारों ओर एक केस बनाने की कोशिश करता है जिसके अंदर ये आराम से रेस्ट कर सके और प्यूपा जो है वो चेंज हो सके मॉथ में, सिल्क मॉथ में चेंज हो सके।
तो यही वो स्टेज होती है, कुकून जब डेवलप हो जाता है, इसे ही हम बोलते हैं कुकून, जिसके अंदर हमारा सिल्क का थ्रेड प्रेजेंट होता है. सो इट इज मेड बाय द सलाइवा ऑफ द प्यूपा. Pupa first weaves a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form of figure of 8. During these movements, it secretes a fine filament made of protein. It deposits the filament in the layer to form cocoon. तो ये cocoon बना लेता है. The further development of pupa into moth takes place inside the cocoon. The silk yarn is obtained from cocoon of the silk moth. तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं cocoon से ही सिल्क को डिराइव करते हैं. There are variety of silk moths that look very different from one another, and silk yarn their yield is different in texture. The four major type of silk obtained from different species of silkworm, which in turn feed on number of food plants. They are mulberry, tussar, moga, kosa and eri. Except for mulberry, other varieties of silk are generally termed as non-mulberry silk. India has unique distinction of producing all these varieties of silk. अब जब हमारा कुकून बन गया, कुकून से हम सिल्क कैसे ऑब्टेन करेंगे? भाई अगर हमने कुकून के अंदर प्यूपा को डेवलप होने दिया, तो प्यूपा जब सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो इस कुकून को ब्रेक कर देगा और उसमें से बाहर आ जाएगा. तो ये कुकून हमारे किसी काम का नहीं रहेगा. तो हम क्या करते हैं, हम सारे ही कुकून्स को कलेक्ट करते हैं और उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं या फिर उसको अवन में रख देते हैं इन ऑर्डर टू किल द इंसेक्ट बीइंग डेवलप्ड इनसाइड इट. तो उसके अंदर डेवलप हो रहे इंसेक्ट को हम ऐसे मार देते हैं. और क्योंकि हमने कुकून को बॉइलिंग वाटर में डाला है, इसकी वजह से इनका जो प्रोटीन है वो लूजन आउट हो जाता है और थ्रेड हम इजीली वीव आउट कर सकते हैं. Rearing of silkworms means looking after silkworm by providing them proper food and shelter. On a silk farm, female silk moths are kept in separate linen bags which are carefully disinfected. Each female silk moth lays 200 to 500 eggs at a time. The eggs are kept in perforated cardboard boxes or bamboo trays under hygienic conditions and suitable conditions of temperature and humidity. तो एग्स को हम अच्छे से इंक्यूबेट कर देते हैं ताकि उनके अंदर से लावा जो है वो हैच आउट हो सके. The eggs are warmed to a suitable temperature in an incubator for the larva to hatch from the egg. The perforated sheet of paper is placed over the hatching box and chopped mulberry leaves are spread over it. When the larva hatch out of the legs, they feed on the mulberry leaves. तो वो उन mulberry leaves के ऊपर खाना खाते हैं और खाते ही जाते हैं. They eat day and night and increase enormously in size. After 25 to 30 days, the silk moths stop eating. तो पहले क्या होता है, पहले हमने eggs को उनकी favorable conditions provide की, उनको incubate किया ताकि उनके अंदर से लावा hatch हो सके. उसके बाद हमने उस लावा को प्रोवाइड की बहुत सारी मलबरी लीव्स जिन्हें वो दिन रात खाता रहता है और खा खा के जब वो थक जाता है तो इट स्टॉप्स ईटिंग एंड मूव्स इनटू अ चाइनी चेंबर ऑफ बैम्बू इन अ ट्रे टू स्पिन कुकून. फिर वो अपने चारों तरफ कुकून स्पिन करना शुरू कर देता है. स्मॉल रैक्स ऑफ ट्विग मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच cocoons get attached. The silkworm completes its cocoon, which is about 4 centimeters long, in about 5 days by producing 600 to 1200 meters of thin silk fibers. तो इतना फाइबर वो अपने चारों ओर बुनता है for its resting stage. During the period of spinning its cocoon, a silkworm is transformed into pupa. So cocoon are first boiled in hot water or treated in oven to kill the pupa inside. If the larvae are not killed and allowed to grow, they will break the cocoon and thereby reducing the length of silk fiber. The hot water softens the silk gum sericin to allow the unwinding of the silk fiber as one continuous thread. तो इसी कुकून को जब हम बॉईल कर लेते हैं तो पानी से इसके थ्रेड्स जो होते हैं वो लूजन अप हो जाते हैं और उनसे हम एक लंबा स्ट्रैंड ऑफ सिल्क जो है ऑब्टेन कर सकते हैं. The filament are taken out from the cocoon by a process called reeling. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं reeling. Reeling is done in special machine which unwinds the fiber of silk from the cocoon. The fiber of cocoon is too fine and delicate to handle. तो हमें इसे बहुत ही सावधानी से हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो ये easily break off हो जाता है.
The fiber of the cocoon is too fine and delicate to handle, so many of them are reeled together to obtain a stronger thread. इसे ही हम बोलते हैं raw silk. The damaged or waste cocoons are used to produce inferior quality silk called spun silk. तो लेकिन हम क्या करते हैं, जिन कुकून्स के अंदर से सिल्क मॉथ बाहर निकल चुके हैं उन कुकून्स को भी हम यूज करते हैं टू मेक इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क, जिसे हम बोलते हैं स्पन सिल्क. The raw silk prepared is twisted to produce thrown silk. The process is called as throwing. This prevents the silk from splitting into individual fibers. तो हम उसको इकट्ठे ट्विस्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोइंग. इसकी वजह से सारे फाइबर्स जो हैं वो अलग अलग नहीं हो पाते हैं. थ्रोन सिल्क इज डाइड फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक, और इसी से हम फैब्रिक को बनाते हैं. द डाइड सिल्क फाइबर्स spun into silk threads are now woven into silk cloth by weavers. उसके बाद ये weavers को दे दिया जाता है जो इसका silk cloth बनाते हैं. So let us summarize the whole process of obtaining silk from silk moth. तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक silk moth ने, फीमेल silk moth ने eggs को ले किया. ये eggs कहाँ गए, ये हमने रखे mulberry leaves पे. तो ये क्या है, अब ये है caterpillar और larvae. तो ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ mulberry leaves को खाता है, और खाने के बाद जब ये बड़े साइज का हो जाता है फिर ये स्टॉप कर देता है खाना. अब ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्यूपा में, जो कि अपने चारों ओर सिल्क का थ्रेड जो है वो बुनता है टू फॉर्म अ कुकून, ताकि वो इसमें जाके फर्दर डेवलप हो सके इनटू अ सिल्क मॉथ. हम क्या करते हैं, हम इन कुकून्स को हॉट वाटर में डाल देते हैं ताकि इनके अंदर का इंसेक्ट जो है वो मर जाए. उसके बाद रीलिंग के थ्रू हम सिल्क स्ट्रैंड को बाहर निकाल लेते हैं और इस सिल्क स्ट्रैंड को फिर हम कलेक्ट कर लेते हैं. Varieties of natural silk. The silk yarn is obtained from the cocoon of silk moth. There are varieties of silk moth that look very different from each other. Mulberry silk moth is the most common silk moth. The bulk of world's silk supply comes from the mulberry silk moth. तो ये सबसे फाइन क्वालिटी का सिल्क जो है, जो हम ऑब्टेन करते हैं, वो हमें ऑब्टेन होता है मलबरी सिल्क वर्म से. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. Tussar silk mainly feed on arjun leaves to produce tussar silk. Airy silkworms feed on castor leaves to produce brick red silk called airy silk. Moga silkworm feed on some leaves to produce a lustrous golden yellow muga silk. Muga silkworm are found only in Assam and nowhere else in the world. Now children, collect pieces of cloths of various types from the textile or tailor shop, paste them in a scrapbook and mention the following details for each. The kind of fiber, और वो उसका origin कैसा है, कि वो plant fiber है या फिर animal से obtained हुआ है. Now health hazards in wool and silk industry. Children, जो लोग wool और silk industry में काम करते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर उनको एक फेटल डिजीज हो सकती है जिसका नाम है सॉटर्स डिजीज, विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड एज एंथ्रैक्स. वर्कर्स इन द सिल्क इंडस्ट्री हैव टू डिप देयर बेयर हैंड्स इनटू हॉट वाटर. उनको ये जज करने के लिए कि कुकून जो है के लिए ये वाटर सूटेबल है कि नहीं, उनको अपने हाथ जो हैं उसके अंदर डालने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से उनके हाथ पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं. This often cause blisters and open wounds or injuries on their hands that can cause infection. Reeling of silk thread requires workers to stand for 12 to 16 hours. और सोचो कोई इतनी देर तक खड़ा रहेगा तो उसकी क्या होगा, उसको बैक पेन हो जाएगा, उसको लेग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पाइन प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू विजन भी हो सकती हैं. Workers who are exposed to continuous vapors from boiling cocoon and diesel fumes from machines suffer from respiratory diseases like asthma and bronchitis. तो उनको asthma और bronchitis का भी खतरा बना रहता है. Now children, have a look on the new words. Yarn, the threads obtained from the cotton fibers which are woven into cloth. Sericulture, the rearing of silkworm on mulberry leaves. Cocoon, a small ball-shaped pupa of the silkworm. Shearing, the shaving of a sheep to remove hair. Wool, the thread spun from the yarn obtained from sheep.
Wool mark, a quality sign to make the standards or wool. Now the summary, there are many different type of fibers, all of which are classified into two main types, natural and synthetic fiber. Natural fibers are either of plant or animal origin. Silk and wool are fibers of animal origin. Wool is obtained from the hairs of sheep, goat, camel, rabbits and yak. Silk fiber is obtained from the cocoon of silk moth. The process of extracting silk from cocoon is called reeling. There are several health hazards associated with wool production and sericulture. Have a look on the exercise, children. Choose and tick the correct option. Now see the first one. Silk cloth is the product of silkworm, saliva. The process of twisting silk fibers into strong strands is called throwing. Pashmina is obtained from Kashmir goat. The process of washing fleece of sheep is called scoring. Muga silkworms are found only in Assam. Write T for true and F for false. Soft silk yarn is strong as compared to thread of steel. Yes, ये बहुत ही strong होता है. Shearing hurts the sheep. False. Small fluffy fibers are called burrs. True. Angora wool is obtained from camel. नहीं, ये false है. Wool prevents the body heat from escaping. It is true. Fill in the blanks, children. Wool is obtained from the, आप यहाँ पे hair लिख सकते हो, fleece लिख सकते हो, it is your wish. आप यहाँ पे hairs लिख सकते हो. See the second one, children. Dash is the name of breed of sheep from which we get Kashmiri shawls. So it is Bakharwal. Bakharwal. Washing of sheared skin is called scoring. S-C-O-U-R-I-N-G. See the fourth one, children. Silk fiber is made up of a protein. Silk fiber is obtained from the covering of pupa known as cocoon. And last one, the larvae of silkworm are called caterpillar. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.